आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लूसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। तो लूसेंट बायोलॉजी में हम लोग जो है 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज का जो सेशन है वो 18वें चैप्टर के लिए है। 18वें चैप्टर में हम लोग जो है इसके पहले 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये सेशन 101 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक का होगा और ये 18वें चैप्टर का ये पार्ट 3 होने वाला है। तो जो है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि यदि एक पिता के रक्त का वर्ग, रक्त मतलब ब्लड का वर्ग अगर ए है और माता का ओ है, तो उनके जो है उनके कौन सा रक्त वर्ग उनके पुत्र में हो सकता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पिता है, उनका जो ब्लड ग्रुप ए है और एक माता है, उनका जो ब्लड ग्रुप है ओ है, तो जो अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ओ है, तो इनसे जो संतान बनेंगे ना, उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। क्या होगा? ओ। ठीक है, तो आप जो है इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी प्रकार के रक्त वाला कोई व्यक्ति है, अगर कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और यदि किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को वो रक्तदान कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप जो है बी है, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है, ठीक है, ए बी, ए बी और ओ। इसी में कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसे रक्त दे सकता है। तो देखिए, अगर जिस व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप ए है ना, तो वो तो या तो ए बी को दे सकता है या बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसको रक्त दे सकता है? या तो ए बी को दे सकता है या तो बी को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिमाग के किस भाग में भूख लगने, भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है। कह रहा है कि हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें हमें भूख लगता है, वो बताता है कि हमें भूख लगा हुआ है और मतलब जितनी भी जो सहानुभूति अनुभूति होती है वो जो है उसको फील कराने का जो कोशिश करता है वो है हाइपोथैलेमस। कौन सा होता है? भूख लगाने का काम कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या है। आपको पता है जो सेरिब्रम होती है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे बुद्धि का केंद्र कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूरे मस्तिष्क का 80% भाग होता है। कितना होता है? पूरे मस्तिष्क का 80% भाग होता है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि सेरिब्रम मस्तिष्क गुहा में घोड़े के, ये जो है सेरिब्रम होता है ना, ये घोड़े के नाल जैसा होता है। किस जैसा होता है? घोड़े के नाल जैसी इसकी संरचना होती है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जिसकी संरचना घोड़े की नाल जैसी है। वो क्या है? वो है सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। आपको पता है सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है मस्तिष्क का टोटल 80% होता है। कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो सबसे बड़ा भाग कौन है? क्या है? इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क क्या होता है? यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। अब आपको पता है पुनर्योजन का मतलब होता है कि वैसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो मतलब दोबारा जन्म नहीं लेती हैं, तो है मस्तिष्क कोशिकाएं। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बचपन से जो उसका दिमाग अगर कमजोर है, कम अगर वो सोच सकता है, तो बड़ा होने पर भी वैसे ही सोच सकता है। क्यों? क्योंकि जो मस्तिष्क की जो सेल्स है ना, वो क्या करती हैं, वो जो है उनमें जो है पुनर्जीवन की शक्ति नहीं होती है, यानी कि वो रिबिल्ड नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है। अगर जहां भी तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछेगा, चाहे कोई भी इकाई पूछे, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। यहाँ से भी याद रख सकते हैं आप, न्यूरॉन क्या होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लॉन्ग सेल होती है शरीर की ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी का है या सबसे लंबी कोशिका का है? क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, नर्वस सेल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में
जो मेरुदंड में कितनी जोड़ियां हड्डी होती हैं? आपको पता है कि जो मेरुदंड होती है उसमें 31 जोड़ी हड्डी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी हड्डी होती है। मेरुदंड को मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। किसकी? रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बैकबोन भी बोल सकता है कि बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 31 जोड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं यहाँ से जो है? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है जो हमारे शरीर में जो है ये होता है, तो ये मतलब हम जो है किसी क्रिया के विपरीत कितनी प्रतिक्रिया करते हैं, इसका केंद्र कहाँ स्थित होता है? इसका होता है कशेरुक रज्जु जो होती है ना, इसमें जो है ये प्रतिक्रिया का जो केंद्र होता है ना, वो जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे मतलब केंद्रित होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कार्ड, और आपको समझ में आएगा। तो स्पाइनल कार्ड में क्या होती है? ये जो है प्रतिक्रिया क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आपको पता है कि श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में जो श्वासोश्वास से बाहर निकली हुई वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? अब देखिए, कह रहा है कि जो मनुष्य जो मतलब जो हम लोग सांस ग्रहण करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो जब छोड़ते हैं ना, ये कह रहा है जो श्वासोश्वास इसमें कितना परसेंट O2 बाहर निकलता है? तो देखिए उसकी मात्रा जो होती है वो 16% होती है। कितनी होती है? 16% O2 जो है हमारे जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें उतना परसेंट O2 बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज जो है कि पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी अणु प्राप्त होता है? आपको पता है कि जब ग्लूकोज टूटता है तो 38 एटीपी, कितना 38 एटीपी जो है ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब होता है एटीपी का मतलब एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, कहीं कहीं 17 बार भी होता है, तो आप इसे याद रखिए। कितना सांस लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? मतलब भोजन की ऊर्जा में परिवर्तन, हम भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो ऊर्जा में मतलब जो बदलता है वो किस सेल में बदलता है? देखिए वो बदलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा में निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायु श्वसन। वायु श्वसन में क्या होता है कि जब हम लोग जो है वायु श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ से भी आप टिक कर सकते थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायु श्वसन। वायु श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और इसमें सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की में ये बदलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की जो है कितनी परसेंट मात्रा होती है? देखिए CO2 कितनी परसेंट मात्रा होती है? तो ये होती है 4%। और O2 की मात्रा कितनी होती है? तो O2 की मात्रा होती है 16%। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रेब्स चक्र होता है ना, ये किसका संश्लेषण से होता है? देखिए तो क्रेब्स जो चक्र होता है ना, वो जो है जो पायरुविक एसिड होती है ना, इसके जो है संश्लेषण, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। कौन? क्रेब्स चक्र। यानी क्रेब्स चक्र में पायरुविक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? पहले बात है कि अनाक्सी शोषण मतलब O2 की अनुपस्थिति में शोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण, अनाक्सी शोषण कहते हैं। तो जब अनाक्सी शोषण के बाद अनाक्सी शोषण में क्या बनता है? तो इसमें बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और दूध में भी जो एसिड ये पाया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या है? लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? अब आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है कौन सा ऐसा मुख्य जो है मतलब वो
नाइट्रोजन का घटक हो और अपशिष्ट पदार्थ हो। आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या होती है, यूरिया बनती है। यूरिया जो है किसका घटक होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, यानी कि जो यूरिया होती है वो नाइट्रोजन का क्या होती है, घटक होती है, यौगिक होती है। तो हमारे शरीर में जो है ये नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है, वो होती है यूरिया। ये अपशिष्ट पदार्थ पे होता है और ये हमारे शरीर से बाहर किया जाता है मूत्र के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, मूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। अब बताइए, स्तनधारी मतलब मैमल्स। मैमल्स अगर पूछ सकता है, स्तनधारी में मानव भी आता है, तो ये मनुष्य के हृदय में कहाँ बनता है, मनुष्य के शरीर में कहाँ यूरिया बनता है, तो लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। आपको पता है सबसे छोटी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो वो होता ही पीयूष ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, ये हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है, हार्मोन का स्राव करती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्राव करती है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि होती है। और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है किसका वो जो है एंजाइम का स्राव करती है। किसका स्राव करती है, एंजाइम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य के रुधिर कहाँ क्षमता है। आपको पता है मनुष्य का रुधिर कहाँ क्षमता है, तो मनुष्य का रुधिर जो है वो क्षमता कहाँ है, सबसे बड़ी बात है क्षमता कहाँ है, ब्रिक। ब्रिक में क्षमता है, या गुर्दा में क्षमता है, या किडनी में क्षमता है। ये तीनों का मतलब एक ही है, ये तीनों का मतलब एक ही है। अब देखिए, अब ये गुर्दा में जब क्षमता है ना, तो ये जो है गुर्दा के जो एक भाग होता है वोमेन कैप्सूल, क्या होता है, वोमेन कैप्सूल, इसी में जो है ये क्या होता है, इसी में ये क्षमता है। तो मैंने बताया कि जो है मनुष्य के रुधिर में जो है वो जो रक्त क्षमता है वो कहाँ क्षमता है, वो क्षमता कहाँ पे है, तो ब्रिक में क्षमता है। ब्रिक को हम लोग बोलते हैं गुर्दा, गुर्दा बोलते हैं, उसको किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वोमेन, और किडनी में जो है किडनी का एक भाग होता है ये वोमेन कैप्सूल जो होता है, इसको जो है वोमेन कैप्सूल, ये किडनी का जो है एक भाग होता है। तो रक्त कहाँ छनता है, वोमेन कैप्सूल में छनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपको पता है जो यूरोक्रोम होता है ना, यूरोक्रोम आप याद रखिएगा, यूरिया मूत्र में पाया जाता है, यूरिया और यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो है पीला रंग होता है मूत्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है। अब देखिए, तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है ना, तो याद रखिएगा ये होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, गुर्दा बोले या ब्रिक बोले या किडनी बोले, तीनों जो है मतलब एक ही है। तो किडनी की जो है क्रियात्मक इकाई बोले तो क्या होगा, नेफ्रॉन। और न्यूरॉन होता है किसका होता है, ये होता है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो कृत्रिम गुर्दा होता है ना, किस सिद्धांत पे काम करता है। आपको पता है कि जो है गुर्दे में क्या होती है, गुर्दा का कार्य होता है डायलिसिस करना। मतलब डायलिसिस करना क्या, खून खून का शुद्धिकरण करना, खून को छानना, ब्लड को। तो ये कृत्रिम गुर्दा जो है ना वो डायलिसिस के सिद्धांत पे जो है क्या करती है, काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। अब देखिए, यूरिया की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, मूत्र में पाई जाती है। आपको पता है कि जो है हमारा जो है जो लीवर होता है वो क्या करता है, जो यकृत होता है वो क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। तो शरीर में जो है यूरिया का निर्माण करता है, और यूरिया जो है शरीर की जो है शरीर में जितनी पानी है उसमें जो है मिल के, और जो है और मूत्र के साथ मिलके वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो सब यही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा यूरिया किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, मूत्र में पाया, या यूरिन, इसको बोलेंगे यूरिन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो डायलिसिस है इसको हिंदी में अपवन बोलते हैं, का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि जो डायलिसिस होता है कहाँ किया जाता है, ब्रिक। डायलिसिस का संबंधी होता है ब्रिक से बोलिए, गुर्दा से बोलिए, या किडनी से बोलिए, किससे बोलिए, इन तीनों का मतलब होता है एक ही। तो डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए होता है, ब्रिक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि स्वेदन जो होता है ना, निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वेदन क्या होता है, स्वेदन मतलब होता है कि जो है स्वेदन मतलब जो है स्वेद, स्वेदन शब्द आया श्वेत ग्रंथि से, किससे आया, श्वेत ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि क्या करती है, ये पसीने का स्राव करती है, हमारे शरीर में जो है पसीने का जो है श्रावण करने का काम करती है, शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। और देखिए, जब पसीना शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यही कह रहा है कि स्वेदन का प्रयोग किस का संबंध किससे है, शरीर के तापमान को विनियंत्रित या नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मानव वृक्क स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है।
अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन घुमाने के पूछा है बस, और कुछ नहीं है। कह रहा है कि जो है, जो मानव का जो है, मानव का जो वृक्क है, मतलब मानव की जो किडनी है, अस्मरी, यहाँ पे एक शब्द है अस्मरी। अस्मरी का मतलब होता है, क्या होता है? अस्मरी का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है? आप बोलते हैं ना कि गुर्दे में पथरी हो गया, वही अस्मरी का, उसका बायोलॉजिकल टर्म अस्मरी है। तो यही कह रहा है कि जो है, कि जो उसमें जो है, जो अस्मरी है ना, तो इसमें पाया जाने वाला जो है, ये किसके कारण होता है? आपको पता है कि जो पथरी होती है ना, उसमें जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। तो ये पथरी कहीं भी होगी शरीर में, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ये होती है। इसलिए कहा जाता है कि मानव वृक्क में, अस्मरी में पाया जाने वाला जो रासायनिक यौगिक है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि हेनले का लूप का कार्य क्या है? ठीक है, तो हेनले का लूप का कार्य क्या है? अब देखिए, पूछता है कि हेनले का लूप किससे संबंधित है? तो सबसे ये भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये कहाँ होता है? अब देखिए, तो क्या होता है, ये डिम्ब वाहिनी जो नलिका होती है ना, उसी में जो है क्या होती है, जो निषेचन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कहाँ निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना का, किसके द्वारा पोषण मिलता है? अब देखिए, कह रहा है गर्भाशय में जो विकसित हो रहे भ्रूण का मतलब, गर्भाशय में जो विकसित हो रहा है जो बच्चे होते हैं, उनको भोजन कहाँ से मिलता है? पोषण मतलब होता है उनका जो भोजन कहाँ से मिलता है? तो देखिए, कहाँ से मिलता है, तो एक होती है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा मिलती है? तो गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं, उनका जो विकास के लिए जो पोषण किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्भाशय में मानव भ्रूण को किस द्रव में तैरता है? अब देखिए, तो गर्भाशय में जो मानव का जो भ्रूण है, जो जाइगोट होता है ना, इसको इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। ऐसे ही बोलते, गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी जो भ्रूण की अवस्था में होते हैं, वो किस द्रव में तैरते हैं? तो उसे कहते हैं अम्नी वाटिका द्रव। क्या कहते हैं? अम्नी वाटिका द्रव में वो क्या करते हैं? तैरता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? जब दो युग्मक मिलेंगे, उसको संयोजन को कहते हैं निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, गर्भाशय में जो है शिशु के जो विकास की जानकारी के लिए क्या किया जाता है? आपको पता है ना कि जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जब बच्चे पेट में होते हैं, माँ के पेट में, तो उसकी स्थिति के बारे में जानकारी के लिए जो है पेरेंट्स क्या कराते हैं? अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो आपको पता है किसकी जाती है? इसको बोलते हैं किसका? बीज बीजांड बीजांडसन। क्या बोलते हैं? बीजांडसन। तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन अंग द्वारा क्या किया जाता है? खाद्य की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियों को निरोध करते हैं क्या? तो मतलब जो मुख के द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां वो लेती हैं, वो क्या निरोध करती है? वो अंडोत्सर्जन को क्या करती है? निरोध करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी का उसमें होता है कि निषेचन इसमें बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट ट्यूब मतलब यहाँ पे जो है, दो जो मेल होते हैं, फीमेल को जो है स्पर्म को लेके जो है एक ट्यूब में जो है क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद माँ के जो है गर्भाशय में इसको डाल दिया जाता है। इसका ही मतलब होता है कि निषेचन बाह्य होता है। निषेचन बाह्य होने का मतलब है, कहाँ निषेचन हुआ? फेलोपियन, वो एक ट्यूब होता है उसमें निषेचन कराया जाता है, और उसको जो माँ के जो है गर्भाशय में उसको जो है प्रतिरोपित कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसका विकास आंतरिक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? तो आपको पता है कि जो बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है ना, वो पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो एक्स एक्स माता होती है, एक्स वाई पिता होता है। तो यहाँ से एक्स निकला, तो जो है ये पुत्री को जन्म देगा। फिर यहाँ से एक्स और यहाँ से जो है एक्स निकला। अगर पिता का एक्स निकला, माता का तो सिर्फ एक्स ही निकलता है। अगर पिता का एक्स निकला तो क्या होगा? बच्ची होगी। और पिता का वाई निकला तो क्या एक बच्चा होगा। इसलिए कहा था कि जो लिंग निर्धारण है ना, वो पिता पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
कह रहा मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है, तो आपको पता है कितना होता है, 9 मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। जो स्त्रियों में नसबंदी होती है ना, इसको जो एक साइंटिफिक टर्म नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहते हैं, तो पुरुषों की नसबंदी उसे कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। ये होती है मेल में, क्या होती है, मेल में होती है। ये होती है ट्यूबेक्टोमी, किसमें होती है, फीमेल में होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था। जो प्रथम जो है, अब मैंने बताया कि जो है जो टेस्ट ट्यूब बेबी, वो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, इसका नाम था जो है लुइस। क्या नाम था, लेविस। क्या नाम था, लुइस नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। जो एमनियोसेंटोसिस द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भ्रूण की लिंग की जांच किया जाता है। तो आप इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, इसके द्वारा क्या किया जाता है, भ्रूण की लिंग की जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन है, कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो देखिए, मैंने बताया था जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, वो सीधे हार्मोन्स का स्राव करती है। किसका स्राव करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ना कोई नलिका नहीं होती है, यानी कि इसमें जो हार्मोन्स निकलता है सीधे ब्लड में मिलता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ना, ये नलिका विहीन होती है। कैसी होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, यानी कि ये इनसे जो है जो हार्मोन्स निकलता है सीधे ब्लड में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों का श्रावण को क्या कहते हैं। आपको पता है कि जो है नलिका विहीन कहिए या वाहिनी विहीन कहिए, नलिका विहीन कहिए या वाहिनी विहीन कहिए, आपको पता है इसमें से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। और कौन स्राव इसका करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपको पता है कि एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी यानी पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि भी जो है ये क्या है, ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। आपको पता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। इसके द्वारा तो बहुत सारा जो है एसटीएच जो है निकलता है, जो बहुत सारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये सेक्स हार्मोन जितने भी हैं इससे निकलते हैं। और यकृत आपको पता है ये क्या एक अंग है, ये क्या है, अंग है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं, वाहिनी विहीन कहिए या नलिका विहीन कहिए, बात क्या है, बराबर है। वाहिनी विहीन कहिए या नलिका विहीन ग्रंथि कहिए, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहेंगे, नलिका विहीन ग्रंथि कहेंगे। चलिए, अगर देखिए चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि सेशन काफी अच्छा दिया जा रहा है, आपको दिल से जो है पढ़ाया जाता है। तो प्लीज आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।